Assalamu alaikum ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ नज़म ज़ैदी एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लाल लाइट। आज जो मेरे साथ फर्स्ट एपिसोड में मौजूद हैं, तारुफ तो ख़ुद ही कराएंगे अपना, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी पोलाइट एंड ही इज़ हेल्पिंग आवर यूथ। हमारे जो यूके के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं और अपकमिंग जनरेशन, उनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। सो वेलकम मिस्टर सुभान, यूके वाली सरकार। सर कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। ठीक है, आपने थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए, सर तो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। बाकी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, यकीन करें। मतलब मैं खुद को नहीं समझता कि मैं किसी लायक हूँ कि कोई मुझसे लर्न करे, लेकिन एक इंटेंशन यही है कि यार जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो लोगों से शेयर कर रहा हूँ। शायद इस इंटेंशन से शेयर करता हूँ कि मैं उनसे कुछ लर्न कर सकूँ। तो इसी वाइस वर्से में जो है ना, एक सीन चल रहा है। और हालांकि अभी मुझे नियरली 1 साल हुआ, मतलब 1 साल पहले मैंने ये कंटेंट क्रिएशन और सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में बड़ी सपोर्ट मिली है लोगों से, बड़ा प्यार मिला है और बड़ी मोटिवेशन मिली है। तो आज इस मुकाम पे हैं और चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अच्छा, वैसे यू स्टार्टेड दिस जर्नी इन मतलब यूके आके, या इससे पहले भी पाकिस्तान में? मेरा सीन ऐसा था कि मैं जब यूके आया, मैं सितंबर 2022 में आया हूँ मैं। Okay. और मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी लास्ट ऑफ फेब में, क्योंकि फेब में मैंने फ़ोन लिया था। ठीक है, क्योंकि मैंने जब फ़ोन लिया था तो वो फ़ोन के सिनेमैटिक मोड और ये चीज़ें 14 प्रो मैक्स मैंने लिया था। सही है। तो तभी वो एक स्लैंग जो है ना साथ फेमस हो गया था, कैमरा मैन 14 प्रो मैक्स के साथ। हाँ, UK बिल्कुल वाली बिल्कुल सरकार बात से बिल्कुल। बात। तो फ़ोन लिया था, तो फ़ोन को मैं साथ करता था लोरी वाली जॉब। तो लोरी वाली जॉब में मैंने लंदन जाना होता था, तो वो 6 घंटे की तकरीबन ड्राइव बन जाती थी। अब उसमें मैं फ़ोन के फीचर को कंज्यूम करते करते फिर मैंने 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई। मैं कहा यार मैं बोल सकता हूँ, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर वो सारी चीज़ें एंड अप मुझे इस जगह पे ले आई कि यार मैंने कोई एक स्पेसिफिक नीश में कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ बीच में कॉमेडी भी किया, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी किया। और मेन चीज़ थी कि जो मैं एक चीज़ ढूंढ रहा होता हूँ कि यार मैंने अपना ये काम करना है, तो इसको मैं कैसे फुलफिल करूँ। तो जो मुझे उसमें रिसोर्सेज मिलते थे, जो मुझे आउटकम मिलते थे, मैं लोगों से शेयर करता था। तो लोग मुझसे उसके रिटर्न में चीज़ें शेयर करते थे, खुश होते थे मतलब। तो समहाउ ना एक कम्युनिटी ऐसी बन गई थी कि लोगों को मेरी बात कुछ समझ आती थी, कुछ मुझे उनकी समझ आती थी, जिसमें जो देखने वाले हैं ना उनके काफ़ी सारे मसले हल हो जाते थे। मतलब रिलेटेबल कंटेंट सारा जो था वो। तो आपको पता है कि बीइंग अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन ये होता है, हम वहाँ से जो चीज़ें इमेजिन करके आए होते हैं ना, वो इमेजिनेशन ही होती है। क्योंकि मेरे अपने जो कॉन्सेप्ट थे ना, जो मेरे पाकिस्तान में थे, वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा चेंज थे। जब मैंने यहाँ के रियल लाइफ देखी ना, तो बड़ी चीज़ें डिफरेंट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा होमवर्क इस तरह का था, मैंने खुद को फ्लेक्सिबल रखा हुआ था, इन सेंस के यार ठीक है, जैसा भी होगा, जो भी होगा, नेवर कंप्लेन। अच्छा, तो हर चीज़ को जो थी उस तरह एक्सेप्ट किया और उसको एंजॉय किया। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया मिला। जब टाइम था मजदूरी करने का, मजदूरी की है। आपको पता होगा 1 साल मैंने सिक्योरिटी की है, लोरी वाली जॉब की है। फिर डिग्री में मैं एक कोर्स में फेल हुआ, फिर डिसर्टेशन में फेल हो गया, फाइनल डिसर्टेशन में मुझे फेल कर दिया यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद फिर कैरियर हंटिंग स्टार्ट की, और उसके बाद रिजेक्शन प्लेंटी ऑफ स्टेट अवे, 10 इंटरव्यू में रिजेक्शन। मतलब अच्छा, मैं हम उस चीज़ पे थोड़ा सा मैं सोचूंगा कि हम शायद बाद में जाएं। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हाउ डिड यू स्टार्टेड योर अर्ली लाइफ? कैसी थी? मतलब पाकिस्तान में जो एक लाइफ थी, वो क्या करते थे वहाँ पे? यार पाकिस्तान में टू बी ऑनेस्ट मैं हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से। अच्छा। एक स्ट्रगलिंग फैमिली से हूँ, कोई मैं गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुआ। सही। और लाहौर टाउनशिप से हूँ मैं। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग सेक्टर में, क्योंकि मेरा जो एक वालिद साहब का बाय प्रोफेशन जो चलता आ रहा है गोल्ड स्मिथ है, तो मेरा ज़्यादा ब्रॉटअप हुआ फाउंड्री में, इस तरह की चीज़ों में। तो मुझे इंटरेस्ट था कि इंजीनियरिंग वाली साइड पे। सही। तो बचपन में खिलौने तोड़ के जोड़ लिए, तो माँ बाप को भी लगता था कि यार बच्चा हमारा इंजीनियर बन जाएगा। तो उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, 2017 में पास आउट हुआ हूँ मैं। वो डिग्री भी बस समहाउ कर ही ली थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बड़े अच्छे मुझे दोस्त यार मिले, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला। समहाउ डिग्री की, उसके बाद वहीं पे यू आर अ गुड स्टूडेंट मतलब? हाँ, स्टूडेंट एज अ डिग्री करने के बाद फिर मैं इतना गुड ना गए मुझे कि स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन फिर विद पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है स्टडी आवाज़ करने लग जाती है। तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुआ, प्रोफेशन स्टार्ट किया अपना। प्रोफेशन मैंने स्टार्ट किया ऑटोमोटिव सेक्टर में। ऑटोमोटिव सेक्टर में नियरली मैंने 5 साल एज अ क्वालिटी इंजीनियर स्टार्ट किया था 20,000 की सैलरी पे।
तो 20,000 से करते करते पाकिस्तान में मैं लाख तक गया हूँ। अच्छा। लास्ट मेरी जॉब थी जो मैं 2022 में क्विट करके आया हूँ, वो मैं एक ऑटोमोटिव सेक्टर में कर रहा था जॉब, वो उसको मैंने क्विट किया। मीनवाइल मैं वहाँ पे साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैंने छेड़ी हुई थी। मेरी बड़ी बड़ी अच्छी स्किल्स हैं कारपेंट्री में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिकल ये काम करने में, कंस्ट्रक्शन में। तो मैं इन चीज़ों में जो है ना, मेरे लिए बचपन से ही एक ना मुझे अट्रैक्शन इन चीज़ों से, मुझे ये जॉब नहीं लगती। और यहाँ पे तो बहुत आप पैसे सेव कर सकते हैं इस हाँ चीज के मतलब मैं पाकिस्तान में ऐसा था कि क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत है ना यहाँ पे। पाकिस्तान में मेरे अपने काम इतने नहीं होते थे, लोगों के काम ही हो रहे होते थे। तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज्यादा तंग थे कि यार तू चला जाए यहाँ से। अच्छा। मतलब मेरा मिलना मिलाना बहुत ज्यादा था। मतलब किसी के घर शादी हो रही है तो उसके घर टेंट उसके घर लग रहे हैं, तो जिंदगी में मसला मेरी डला हुआ है कि मैंने वहाँ वेंडर भेजना है, टेंट लगवाने हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस तरह का सोशल सर्कल मेरा रहा है। तो 5 साल मैंने जूस आउट किया खुद को, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। सही है। एक मसला ये भी था, मैंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं गुजारी। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिंदगी में टाइम अकेले गुजारूं। थोड़ा सा मैं एक समहाउ किसी सिनेरियो में मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जो मेरी नेटिव पर्सनैलिटी है वो एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन कुछ सिनेरियो है जिसमें मुझे इंट्रोवर्ट होकर कुछ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी फील होती है। तो मेरा प्लान था कि मैं अकेले रहूँ। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन थी मेरे पास कि यार मैं ये मुल्क छोड़ दूँ। वाई वैसे यूके ही क्यों? ये तो वैसे इंटरव्यू वाला सवाल है कि यूनिवर्सिटीज करती हैं वाई यूके। मेरे पास ऑप्शन थी ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया मेरा एक बड़ा बचपन का दोस्त है मेरा, ऑस्ट्रेलिया, उसकी सारी फैमिली ऑस्ट्रेलिया होती है। ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन थी, और यूके में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे और मेरे कजन वगैरह भी यूके मेरे से पहले ही गए थे। तो इसलिए मैंने यूके कंसीडर किया। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग था, तो मैं डॉक्यूमेंटेशंस बहुत है, मैं वहां से निकलना चाह रहा था आफ्टर कोविड ना। तो कोविड ने जो है ना एक तरह बहुत से लोगों को ग्लोबली सबको डायरेक्शन दी है। Exactly. जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वही एक जो एल्गोरिदम था ना वहाँ कोविड के सिनेरियो को देख के जो डेवलप हुआ था, तो उसमें मैंने ये सोचा यार यहाँ से निकलना चाहिए। हालांकि मैं पाकिस्तान, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे साथ, उनके साथ मैं काम कर रहा था पाकिस्तान, अपने कुछ स्टार्टअप भी रन कर रहा था, मैं उनकी टीम का हिस्सा था, अच्छी चीजें चल रही थी। लेकिन मैं खुद पे रिस्क लेके ना कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कि मैं चेक करना चाहता मेरा पोटेंशियल क्या है। सही है। क्योंकि मैं खुद पे रिस्क लूँ, मुझे इसमें मजा आता है। ठीक है, एट द एंड क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो मेरा गोल ही नहीं होता। मतलब उस प्रोसेस में मैं क्या लर्न कर रहा हूँ मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो इसीलिए अभी यूके कंसिडर किया। और मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में आपको पता है किसी की 8-10 मिलियन सेविंग नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती। सही बात है। एवरेज फैमिली की तो नहीं होती है। तो मेरे कुछ दोस्त यार अच्छे थे, उन्होंने मुझे कहा यार तू ये फिलहाल हमसे पैसे ले ले, तू अपना प्रोसेस करवा। अल्लाह ने मुझे दोस्त बहुत अच्छे दिए हैं। मतलब मेरी जिंदगी में एक ब्लेसिंग है कि दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। शायद मैं उनके साथ अच्छा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 वे स्ट्रीट होती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के साथ अच्छे नहीं हो और आपको अगला बंदा अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो 1-2 दफे ही होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक टाइम पे आपके पास एक वक्त होता है, जैसे स्कूल के दोस्त, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये आजमाया है कि जो मेरी ज़िंदगी में बचपन के दोस्त रहे हैं, ठीक है, स्कूल से कनेक्टेड, या आज से 15 साल या 18 साल पहले, और मान लो 6-7-8 साल भी पुराने, तो उन लोगों का जो किरदार रहा है, उन लोगों का जो कैरेक्टर रहा है, और अब जो कैरेक्टर रहा है लोगों का, जो आपको 2 साल 3 साल पहले मिले, वो बहुत डिफरेंस है उन लोगों में। क्योंकि आप जो है ना वो नहीं अडॉप्ट कर पाते वो दोस्ती जो आपने बचपन से एक फील की हुई होती है, एक जो उसमें ढले हुए होते हो आप, वो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि भाई मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई लोग आए हों जिन्होंने 2 साल या 3 साल पहले मुझे वो फ़ायदा दिया हो जो 15 साल 18 साल पहले अपनी जान हथेली में रख के बोलते हैं कि यार ये लो, तूने बोला है ना भाई, तेरे लिए हाजिर है। यार बिल्कुल ऐसे होता है। नजम में देखो सीन भला क्या, मैं समझता हूँ जिंदगी के हर टाइम लाइन में ना कुछ आपके वुल्नरेबल एरियाज होते हैं। मतलब कुछ चीजें ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसी होती हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे ब्लेंड होती हैं, उस टाइम के बाद वो नहीं होती। जैसे नए नए जवान हो रहे होते हैं, अंदर इंसान को एक मोहब्बत की कोंपलें फूट रही होती है, उस टाइम लग रहा होता है बटरफ्लाइज फील हो रही होती है, दुनिया गार्डन लग रही होती है। तो वो भी एक टाइम होता है। अब वो वाली फीलिंग मैं इस एज में डेवलप उसको मैं फील करना चाहूँ, मुझे नहीं होगी, क्योंकि वो उस टाइम का हिस्सा था, उस टाइम के साथ चीजें ग्रो कर रही थी, तो वो उसको फील किया। सेम लाइक दोस्ती भी ऐसी ही है कि उस टाइम में आप ट्रांसपेरेंट होते हो, ट्रस्ट की आपकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। मतलब आप अगले बंदे के लिए अपार्ट फ्रॉम एनी रिटर्न उसके लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हो। मतलब आपकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आप वो एक डॉक्टर सरार साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं डॉक्टर सरार साहब से मैंने बड़ा कुछ लर्न किया। तो वो जिंदगी को ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं कि
टीन एज में बंदे को शौक होता है मैं अच्छा दिखूं, फिर उसके बाद उसको शौक होता है मैं अच्छे पैसे कमाऊं, फिर एक टाइम का जिंदगी का हिस्सा आता है उसको शौक होता है कि यार मैं अब अच्छा इक़्तिदार लूं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंसान के सेगमेंट बने हुए हैं जिसमें वो डिफरेंट चीज़ों के लिए ना ख्वाहिश करता है। तो ये टाइम टू टाइम है। बाकी जो लाइक माइंडेड पर्सनैलिटीज होती हैं तो वो आपके साथ तक टिल लास्ट डे तक आपके साथ तक ऐसा ही है। लेकिन हालांकि उसमें ये नहीं होता कि आप उनसे रोज मिल रहे हो। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे क्लोज हैं, 6 महीने मेरी बात नहीं होती, लेकिन उनको पता होता है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे पता उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और जब भी बात होती है तो ऐसे लगता है कि यार कि हमारे दरमियान कभी गैप ही नहीं था। तो मतलब एक काइंड ऑफ अटैचमेंट है। तो ये मैं समझता हूँ ये कि सोल टू सोल कनेक्शन होते हैं। जो कनेक्शन भी देर तक चलता है ना वो एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है, वो मटेरियलिस्टिक कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए वो आपकी दोस्ती हो या आपकी वो पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या कोई भी हो, तो चीजें इस तरह वर्क करती हैं। तो मैं बात यहाँ से हो रही थी कि मैं वहां से मूव हुआ क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने बड़ा सपोर्ट किया। उसने कहा यार तू कर सकता है, मतलब पोटेंशियल है तेरे में, तू निकलो। और मेरा भी अपना था कि यार मैं थोड़ा सा बाहर निकल के ना देखूं तो सही। और जब मैं आया यहाँ पे आके यूके आके जो मेरा एक कॉन्सेप्ट था यूके का वो मेरा बिल्कुल ही चेंज था। मैं तो सरप्राइज हुआ सबसे पहले। क्या देखा सबसे पहले यहाँ पे? मुझे लगता था कि यार यहाँ पे, वैसे यहाँ पे आने से पहले कोई दोस्त वगैरह था यहाँ पे? कोई जान पहचान? मेरे 5-7 कजन यहाँ पे हैं और 2 कजन तो मेरा एक फूफो का बेटा, वो तो मतलब मेरे से एक बैच पहले आया था। हमने साथ आना था तो मेरी स्टेटमेंट का इशू आ गया था, तो फिर मैं उसके एक बैच बाद आया था, वो जनवरी में आ गया था। मेरा एक बचपन का कजन, हम मतलब जो होता ना स्कूल का जिंदगी का जो स्कूल का डे 1 होता है जो उसमें साथ होते हैं, वो मेरा कजन, वो मेरा दोस्त बचपन का, वो यहाँ ब्रैडफोर्ड होता है। अच्छा। तो वो 7-8 साल उसका एक टेन्योर था, वो 7-8 साल घर से बाहर ही रहा। तो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उसने कहा यार आज देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। तो मुझे उसका एक बड़ा जो है ना, क्योंकि उसकी वर्ड्स पे ट्रस्ट था। मैंने उसको बचपन से देखा हुआ, हम इकट्ठे डे 1 से हम बड़े हुए हैं साथ ही एक ही एरिया में। तो मुझे उसके वर्ड्स पे काइंड ऑफ डिफरेंट ट्रस्ट था। तो उसने कहा यार आजा, कुछ भी नहीं होता, कर लेगा तू। तो जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ आके जो मेरी जो मिसकंसेप्शन थी ना, मुझे लगता था यहाँ पे पास लोगों के पास टाइम बहुत है, मतलब लाइफ इजी होगी सब कुछ, मतलब आप बंदा सोचता है ना कि गो विद द फ्लो होगा, बाहर जाके मजे ही मजे होंगे। वो जो एक हमारा देसी माइंडसेट बना होता है ना कि एक बारी वीजा आ जाए तो मैं बाहर जावा तो जिंदगी आसान हो जाए, वो मेरे का एक सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हुआ कि वो जो वीजा आता है ना वो 1% होता है। मतलब वो एक हाथी की पूंछल होती है, इधर आगे पता लगता है आगे पूरा हाथी है जिसको हमने अभी सर करना है। तो फिर लेकिन मैंने ये किया कि यार मैंने ये नहीं देखा कि फलाने ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा होगा तो मैं उसको फॉलो कर लूं, इसके दोस्त ने ऐसा किया उसके साथ ऐसा होगा तो मैं उसको फॉलो कर लूं। मैंने ये चीजें फॉलो नहीं की। हर चीज आपके सामने अपडेट यूके में है। ठीक है, मुझे लोगों ने बताया यार ये काम ऐसे, मतलब जब जॉब का टाइम था, एनआई पैसे करना, ये 20 आवर्स कर सकते हो आप। कैश इन हैंड पे लोग दुनिया करती है, कैश इन हैंड मर्जी है आपकी, जिस तरह कैश इन हैंड पे करना है अंडर द टेबल वो कर सकते हो आप। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अब आपने खुद को किस तरह लेके चलना है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करनी है, इट्स ऑल अबाउट योर विल। मतलब जितने आ रहे हैं और जितने अभी यहाँ पे भी मौजूद हैं, हर बंदे की पर्सनैलिटी अल्लाह ने डिफरेंट बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। नजब भाई डिफरेंट है, मेरी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। मैं आपको फोर्सफुली अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं ला सकता, नहीं कर सकता, मैं आपकी स्ट्रेंथ पे नहीं आ सकता, ऐसे ही है। तो आपने खुद ही अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करके उसी में 100% देना, तभी आपके बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो इंसान को पहले कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कंपैरिजन नहीं बना हुआ, क्योंकि कंपैरिजन तब बने जब हम, अल्लाह हमें एक ही सांचे में सबको बनाए, हमें नहीं, हमारी सोच डिफरेंट है। मेरे टीचर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, मुझे उन्होंने एक कोर्स पढ़ाया था, लेकिन उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती थी कि अल्लाह ने इंसान को जो बनाया ना, सब चीज़ें एक जैसी हैं, सिर्फ एक सोच है जो आपको दूसरे से ना मुनफरिद करती है, और कोई बिल्कुल अलग है, और कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप अपनी सोच को पॉलिश कर लोगे। बेसिकली अल्लाह ताला ने हर इंसान को बनाया बिल्कुल डिफरेंटली है ना। तो आप ये देखो ना, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आपका जो थंब प्रिंट्स है, आपकी जो उंगलियों के जो प्रिंट्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, हर इंसान के अलग अलग हैं। तभी तो टेक्नोलॉजी, अब साइंस ने कैसे एक्सप्लोर किया कि यार आपके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू सब कुछ होगा। ऐसे ही है। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी 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 नेमत है कि आपको मिली हुई है। तो इसी तरीके से इंसान ये नहीं देखता कि जब अल्लाह ताला ने ये चीज़ आपकी बनाई हुई है, ठीक है, ये फिंगरप्रिंट्स बनाए हुए हैं, ये इतनी बारीकी से बनाए हुए हैं, वो ये चीज़ नहीं नोट करता कि आपको उसने ये चीज़ दी है और आपके लिए बाद में क्या क्या, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या उसने रखा हुआ है, ठीक है ना। आपके लिए कितनी नेमतें और रखी हुई हैं और कितनी नेमतें दे दी, और जिसका आपने शुक्र भी नहीं अदा किया। यार लैक ऑफ विजन है ना हमारा, हम देखते ना। मैं समझता हूँ कि हमारा लैक ऑफ विजन भी है और लैक ऑफ लिटरेसी भी है।
क्योंकि हम एजुकेशन को वही बात है कि फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं। अब आप हमारा पड़ोस वाला जो मुल्क है उसमें आप देखें कि वहाँ पे बुक्स रीडिंग का कॉन्सेप्ट कितना ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शुरू हुआ था लेकिन मेरे ख्याल से वो फिर उसको दबा दिया गया, बिकॉज ज़्यादातर हमारे पास भी यूथ ही है, हमारे पास भी यंग जनरेशन ही है हमारे मुल्क में। अब क्या किया उसके साथ कि वो आप लोगों ने स्टार्ट किया, उसको रीड करना स्टार्ट किया, और देन अब दोबारा से वो चीज़ दबना शुरू हो गई, बिकॉज इंस्टाग्राम पे रील्स और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो चीज़ को दबा दिया। यार देखो सारी चीजें अपनी जगह है, ठीक है। हर 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 एक की बुक रीडिंग होगी, हर चीज ने आपकी जिंदगी में जो हर चीज का फायदा नुकसान है वो जो अगर आप उसमें इनपुट दोगे तो आप एक्सपीरियंस नहीं वैसा करोगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल होना ये आपकी ना एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, मतलब जिसपे हम फोकस नहीं करते। देखो पाकिस्तान में आप देख लो, जब तक मैं पाकिस्तान में था मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे जॉब क्या की यहाँ पे आकर? मैंने आते साथ मैं जब आया था 9 सितंबर को मैं आया था, पहली रात मेरी लंदन थी, ठीक है, 2022 में स्टैनफोर्ड में आया था। मुझे दोस्त ने स्टैनफोर्ड से पिक किया था और एक वहाँ पे था उधर होटल था, क्या नाम था होटल का, ट्रेवलॉजी था, ट्रेवलॉज में वहाँ रात थी लूटन में। अच्छा। वहाँ से फिर एक रात उधर रहे हैं, सुबह नाश्ता वगैरह किया, वहाँ से फिर मैं पोर्ट्समouth एक कज़न की तरफ चला गया, एक रात पोर्ट्समouth रहा। पोर्ट्समouth से फिर मैं वापसी बर्मिंघम आ गया। अच्छा। बर्मिंघम इधर ही B21 में कज़न की तरफ, सही। तो एक रात मैं उसके पास रहा। वहाँ से फिर मैं डोनकास्टर गया, वहाँ एक दोस्त से मिला। फिर चौथे दिन मैं था ब्रेडफोर्ड, चौथे दिन ब्रेडफोर्ड था, 5वें दिन मैं जॉब पे था। सही है। टेक अवे मुझे जॉब मिल गई थी, तो टेक अवे में मुझे जॉब एक दोस्त ने रेफर किया था। मैं वहाँ गया, मुझे मतलब कुछ नहीं था, मैं कहा मैं लर्न करना, मुझे तो वैसे ही बड़ा मजा आता था इधर के एनवायरनमेंट देखने का ना, तो मैं उनसे लर्न करता था। मेरी कोई कम्युनिकेशन स्किल भी ऐसा कोई खास अच्छी नहीं है, मैं समझता हूँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बुरी है, लेकिन मैंने इसको कोई अपना इगोइस्टिक प्रॉब्लम नहीं बनाई कि यार मुझे नहीं बोलना आता। ठीक है, मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं आता, तो अब उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, इंस्टेड के मैं उस पर रिग्रेट करने बैठ जाऊँ। तो अब 3 महीने मैंने टेक अवे किया, पैदल जाता था मैं 2 माइल पैदल आता था, 5 से रात 1 बजे तक, ठीक है। मुझे मिलते थे 6 पाउंड मिलते थे, 6 या 6.5 पाउंड मिलते थे, तो मेरा भी सिक्योरिटी का बैच भी नहीं था। तो मीन वाइल मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, अब वहाँ पे मैं लोगों को देख रहा हूँ, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, स्पेशली अपने ही होते थे वहाँ पे, सारे काम कर रहे हैं। तो मेरी ना हर हफ्ते में एक आधी दफ़ा ना मैनेजर जो उनका होता था, उनसे ना मेरी किसी ना किसी बात पे आर्गूमेंट होता था। अच्छा। मतलब मैं उससे कह रहा हूँ कि यार तू मैनेजर है, तो तेरे अंदर मैनेजर लेवल की स्किल्स भी होनी चाहिए ना, मतलब ये तू क्या कर रहा है, मतलब तुझे तमीज़ नहीं है कि सम टाइम वो स्टाफ से इस तरह बात कर रहा है। मैंने देखा है यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। बड़ी मुझे पीछे बुरी लगती थी, पीछे मेरा उससे जो है ना आर्गूमेंट होना। फिर मैंने खुद को ये समझाया कि यार वो ना, उसने मुझे एक दफ़ा बताया कि यार ये वेटर है यहाँ पे, बात ऐसी हो रही थी कि मुझे कभी सर्व नहीं किया था मैंने कभी किसी को, लेकिन मैं सर्व करता था, पूछता था, लुक आफ्टर करता था, मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने खुद को मोल्ड किया कि यार नहीं, मैंने लर्न करना है, तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आप कुछ भी कहीं भी लर्न कर सकते हो, आपने इगोइस्टिक नहीं होना। मैंने खुद को ये समझाया कि यार मैंने इगोइस्टिक नहीं होना, मैंने ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और अगर कोई मुझे कुछ कह भी रहा है ना, एक कान से मैंने सुनना, दूसरे से निकाल देना। ये बहुत बड़ा जो है ना पॉइंट है। यहाँ आके आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आपको जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आप किसी की बात को दिल पे ले रहे हो ना, आप बाहर से जितना मर्जी प्रिटेंड करते रहो, डीप इनसाइड वो चीज़ आपको हिट करती रहेगी। तो खुद को एक रिजिड करना स्पिरिचुअली, कि मुझे पता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मुझे अपने पे ट्रस्ट है, और किसी की बात मुझे एक कान से सुनी दूसरे से निकालती, फर्क नहीं डाले मेरी पर्सनैलिटी पे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे बात कुछ नहीं है, लेकिन खाली ये चीज़ है ना, ये पर्सनैलिटी है, किसी भी एनवायरमेंट सर्वाइव कर लोगे। अब वहाँ पे एक वेटर होता था, मुझे कहता था कि यार, मैनेजर ने मुझे कहा ये 15-12 साल से काम कर रहा है, इससे कुछ सीखो, वो पढ़ा ना ऐसे शार्प, ये वो फनकारियाँ हमारे, कहता इससे कुछ सीखो। मैं कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की इससे, मतलब मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने काम से हैप्पी हूँ, ठीक है। कहता नहीं इससे सीखो। मैं कहा यार इससे 12 साल से ये वेटर है, इसने मजीद 12 साल वेटर ही रहना है। मेरा गोल नहीं है कि मैंने वेटर बनना है, ठीक है, मुझे जितने पैसे मिल रहे हैं, मैं जितना लर्न कर रहा हूँ, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मतलब मेरा ये गोल नहीं है कि मैंने यहाँ पे रहना है। और जब बार बार मेरा उससे आर्गूमेंट होता था ना, फिर मैंने एक टाइम पे आगे खुद को समझाया कि यार इन्होंने इधर ही रहना, मैंने इधर नहीं रहना, ये मेरा मतलब एक रास्ता है, मेरे गोल्स डिफरेंट है। तो फिर मुझे वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, जो शुरू में मुझे बुरी लग रही होती थी ना बातें, मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगती थी। मैं इंतहाई चिल काम से आया, काम से गया, दैट्स इट। सिक्योरिटी का बैज आया मेरा, सिक्योरिटी का बैज आया, तो सिक्योरिटी बगैर गाड़ी के मुझे तो वैसी मौत लगती थी, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट से ना मुझे वैसी कुछ ना फोबिया था, मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं दिल करता मेरा जाने का।
हार्डली 2 दफ़ा ट्रेन पे बैठा हूँ मैं जब से यूके आया हूँ, टैक्सी में कभी नहीं बैठा, बस में कभी नहीं बैठा। तो मैंने फिर गाड़ी ले ली थी, आते साल मैंने वो बसंती ली अपनी जो मेरी पहली आई वो थी। तो गाड़ी के बाद सीन ऐसे था कि फिर सिक्योरिटी जैसे स्टार्ट की मैंने, फिर मैं नहीं रुका। अच्छा। मैंने ना दिन देखी ना रात देखी। दुनिया कहती है सिक्योरिटी नहीं मिलती, वाकई नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो कैसे ढूंढी, मतलब सिक्योरिटी की जॉब? मेरा ये था कि वैसे टेक अवे कैसे मिला था? या टेक अवे मुझे ऐसे मिला था, मेरे एक दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था, तो वहां पे उसने मुझे ट्रायल पे रखा था। उसने कहा ठीक है ये काम है। टेक अवे से मोस्टली आपको मिल जाती है। टेक अवे की जॉब ऐसी है कि आप चलते फिरते जाओ, और फिर वो 5-6 पाउंड पे उनको मिल रहा होता है बंदा, उन्होंने काम करवाना होता है। तो वो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन खुद को उस कंफर्ट जोन में रख के सारी जिंदगी ना उधर गुजार दो। ठीक है, जितनी जरूरत थी मैंने उतना किया। और जो उसका ओनर था वो नहायत बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उस बंदे की, उससे मेरा अभी भी राब्ता होता है, मुझसे पूछता रहता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा अप्रिशिएट करता है मुझे वो। तो फिर मेरी सिक्योरिटी जब मिली ना, सिक्योरिटी पे अब लोग कहते हैं नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, ऐसी बात है। लेकिन मैंने देखें, मुझे 1-2 नंबर मिले, मैंने उन नंबर से मजीद बातचीत की, मुझे आगे नंबर मिले, जहाँ से मुझे जो शिफ्ट मिलती थी मैं चला जाता था। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 स्टेडियम की शिफ्ट की, मुझे उसके पैसे भी नहीं मिले आज तक। ठीक है, वो आपको पता बीच में तेरे डोजी कंपनी पे फिर मुझे स्कैम्स भी होते हैं ना उसमें। मुझे 2 महीने बाद एक सही बंदा मिला इंडियन। अच्छा। वो बंदा था इंसान का बच्चा, ठीक है, वाकई इंसान का बच्चा था वो यार, उसको भी सलाम है उस बंदे को। तो मैं उसके साथ परमानेंट चला। ठीक है, उसका ये था कि उसने मुझे कहना ना ये सुबह है, मैंने कहना सुबह है, उसने कहना रात है, रात है। वो मुझे 100 माइल दूर भेज रहा है, मैं उससे आगे बात भी नहीं करता था, मैं चला जाता था। मतलब मैंने अन्य वाह शिफ्ट की है, जिसे कहते हैं ना कि मैं हफ्ता घर भी नहीं आता था। क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, इमोशन, इंसान ना खुद को इमोशंस के लिमिट्स यूज दे के ना बड़ी सारी चीजें मिस कर देता है। मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे। जहां पे आपसे कुछ हो नहीं रहा होता ना, वहां पे आपको थोड़े से इमोशन सरफेस पे आते हैं और आप वो उसको लेम एक्सक्यूज बना के ना खुद को डाउन कर देते हो कि यार घर याद आ रहा है, रोटी नहीं खाई भी, नींद नहीं पूरी हो रही, मैं ये कैसे करूंगा। मैंने इन चीजों को, ये डेंजरस हो जाता है आई थिंक ये बंदे के लिए खुद भी यार, उस टाइम पे सोचना। आप इसके लिए, इन काम के लिए तो ये तो आपको प्रिपेयर करके आए हो कि आपने ये चीजें फेस खुद फैसला किया आपने ये चीज। मतलब ये कोई फोर्सफुली तो किसी ने पुश नहीं किया ना कि भाई जाके करो। और मतलब मैंने 27 साल जिंदगी के घर में गुजारे हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है जो हमारे घरों की जिंदगी होती है कि सब कुछ आपको टेबल पे मिल रहा है, एक प्लेट में मिल रहा है। तो अगर अब मैं खुद कुछ कर भी रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे मजा आ रहा है यार। मुझे एक तो उनकी कदर हो रही है और दूसरा मुझे एक जिंदगी का मीनिंग समझ आ रहा है कि यार असल में वैल्यू ऑफ टाइम क्या है। और दूसरा ये कि अगर आप मेरे ख्याल से बाहर रहते हो ना तो घर वालों की कदर भी ज्यादा होती है और आप जो फील करते हो ना कि यार ये चीज नहीं है, आपकी मोहब्बत का जो लेवल है ना वो अलग लेवल पे चला जाता है। आप यकीन करें, आप माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं फिर यहाँ से बैठ के। यार देखिए, मोहब्बत होगी, अकीदत होगी, अफेक्शन होगी, हर चीज मांगती है सैक्रिफाइस। अगर आप इनके लिए सफर ही नहीं हुए तो आपने कभी इनको एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। फिर मैं समझता हूँ इन चीजों का मतलब ये नहीं है कि आपने इन चीजों को हासिल कर लिया तो किसी चीज को हासिल कर लेना। मैंने समझता कि आप उससे मोहब्बत को जाहिर कर रहे हैं या वो मोहब्बत की दलील है। सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम चीजों को आप छोड़ रहे हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो इटसेल्फ एक मोहब्बत है जो कि आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको समझ आती है। तो ये चीजें जो है ना समझने से समझ आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ तो फिर मुझे मोहब्बत नहीं है। तो वहां से स्टार्ट करके सिक्योरिटियां फिर मैंने दबा के की। सही है, क्योंकि यार फीस देनी थी। अच्छा, ड्यूरिंग दैट टाइम कुछ ऐसा हुआ, कोई रिग्रेट हुआ ऐसा कि यार, या अब होता है कि यार मैंने क्यों सिक्योरिटी में टाइम जाया किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था? नहीं यार देखो, टाइम टू टाइम बंदे की प्रायोरिटीज बदलती है। आई बिलीव मेरी प्रायोरिटीज थी ड्यूरिंग स्टडीज, मैंने फंड्स पूरे करने हैं, मैंने लोन जो लिया लोन पूरा करना है। तो दैट टाइम सिक्योरिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। करंट ड्यूरिंग स्टडी आई बिलीव सिक्योरिटी इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपने अपने फंड सारे पे बैक करने हैं। ठीक है, कि आप अंडर द टेबल विदाउट बुक्स अच्छे पैसे अर्न करते हो। अपार्ट फ्रॉम कि आप ये रूटीन किया है, आप अपने साथ बहुत ज्यादती करते हो। मेरा बेली फैट इतना बढ़ गया, खाने की रूटीन नहीं, सोने की रूटीन नहीं, कुछ पता नहीं है जिंदगी का, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थी क्योंकि रेलिवेंट जॉब पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्टडीज नहीं मिलती। आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने यहाँ आने से पहले
स्टूडेंट वीज़ा का वेट कर रहा था और मैंने पाकिस्तान बैठ के अपनी रेलिवेंट फील्ड में एज अ क्वालिटी इंजीनियर मैनचेस्टर की 2 कंपनीज को टीम्स पे इंटरव्यू दिए थे, ठीक है, जॉब के लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ के वीज़ा और वर्किंग राइट्स से क्या होते हैं, वो तो आपको इधर आके पता लगेगा ना। क्योंकि वहाँ आप देखो, मुझे भी कोई पूछता है ना, मैं उसको हर बात नहीं बता पाता, क्योंकि उसके पास वो डोमेन ही नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस ही नहीं है कि वो मेरी बात को प्रोसेस कर सकेगा। तो मतलब मैं कुछ बताऊंगा तो उस पर वो मजीद क्वेश्चन करेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको कंफ्यूज कर देंगे, हो सकता है उसको डिमोटिवेट कर दे, वो आए ना। ऐसे ही है। तो यहाँ आगे जब मुझे अंदाजा हुआ ना कि ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं, फिर देन आई रियलाइज कि यार वो इसीलिए मुझे जॉब नहीं दे रहे थे। तो रेलिवेंट जॉब जो मेरी फील्ड है, मेरी फील्ड में रेलिवेंट जॉब वैसे भी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द फील्ड रेलिवेंट जॉब नहीं देते आपको, क्योंकि स्टूडेंट वीजे पे एम्प्लॉयर जो होता है वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं होता कि हमने बंदे को जॉब देनी है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने 15-16 इंटरव्यू दी हैं और ड्यूरिंग स्टडीज मैंने बहुत अप्लाई किया। तो स्टूडेंट जॉब में आपको 20 आवर्स अगर आप कहीं काम कर रहे हो, 20 आवर्स में आप फीस नहीं पूरी कर सकते, बहुत मुश्किल है। अगर आप खाली 20 हाँ बेशक ऐसे ही है, मतलब 20 आवर्स तो आप छोड़ ही कर सकते हो आप फीस पूरी। अगर आपने फीस पूरी करनी है, टेक अवे बहुत टॉक्सिकेशन है, क्योंकि वहां पे आपका अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज्यादा पड़ती है। एक वो सीसा बैलेंस करने के लिए ना रोज आपको खुद को खड़ा करना पड़ता है, रोज बातें सुननी पड़ती हैं, फिर मतलब सम टाइम आपको अपने अंदर से एक फील आ रही होती है, यार मैं व्हाट आई एम डूइंग, यार मैं इसके लिए नहीं बना। और सम टाइम आपकी ये जो फीलिंग होती है आपको ओवरकम कर देती है, आपको लेट डाउन कर देती है, और यही चीजें फिर एक एंजाइटी बनती है, बंदा कहता है मैं वापस चला जाऊं, फिर वो इमोशन जो साथ साथ इमोशन ग्रो कर रहे हैं वो आपको मजीद डाउन करती हैं कि पागल हो जाता है वही चीज। अगर आपने घर शेयर कर दी, लोग अपने घर वालों को तो सारी बातें बता देते हैं, फिर पीछे अम्मा बहने या कोई जारी बात है औलाद जब वो देखते हैं कि तू यहाँ किस तरह रखा हुआ था, तू यहाँ पे क्या कर रहा, और उनकी जरा सा उनके इमोशंस वो आपको मजीद डाउन कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकल होकर चलना है, एक रिजिड होकर चलना है, तो चीजें वर्क करती हैं। तो सिक्योरिटी ड्यूरिंग स्टडीज आई बिलीव के एक ऑप्शन है, लेकिन एक हद तक। ये एक आप कह सकते हो कि इस तरह का एक जाल है, आप अपने हाथों से बुन रहे हो, लेकिन आप इसमें कैद भी हो जाते हो। कैद इन सेंस ये कि आप इसको कंफर्ट जोन बना लेते हो, फिर आप निकल नहीं पाते हो इससे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये थी कि मैं एकदम से क्लिक हुआ कि जो हमारा मसला होता है, अक्सर लोग स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं जॉब मतलब इसी में सिक्योरिटी में, और रेड पड़ जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल पुलिस की तरफ से हो जाते हैं, कैश पे काम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं, फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो सेफ है करना ये चीज? देखो, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट लीगल इन यूके। आप अंडर द टेबल कुछ भी कर रहे हो, हाँ, वो क्राइम है। हाँ, ऐसे ही है। मतलब ये तो इसमें तो दो राहें हैं ही नहीं ना। मतलब अगर मुझे पता है मैं एक टेक अवे पे काम कर रहा हूँ, कैश इन हैंड पे, या सिक्योरिटी कैश इन हैंड कर रहा हूँ, तो मैं क्राइम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन द मोमेंट ऑफ, और ये है कि यार मुझे जो एक नीड है ना, मुझे अब और कोई रास्ता भी नहीं है पैसे निकालने हैं, एक यही तो रिस्क है इसमें, 100% रिस्क है। काफ़ी सारी मैंने ऐसी स्टोरीज भी देखी हैं कि यार आपको रियल टाइम में कोई क्रॉस चेक हुए हो तो फिर वो आपको पकड़ लेते हैं, आगे क्या प्रोसेस चल। मेरे साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मेरे किसी क्लोज सर्कल में ऐसे के साथ हुआ कि मैं आपको कोई रियल इंसाइट्स दूँ, लेकिन सुनी सुनाई बहुत सारी बातें हैं। और वैसे भी जो ये काम अंडर द टेबल हो रहा है, वो उसको अंडर द टेबल इसलिए कह रहे हैं कि सही नहीं है। हाँ, सही बात है। तो अब ये आपको लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, so you must have sufficient fund, या फिर आप देख के जॉब देखें, या तो फिर आप कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम देखिए अपना, कि जहाँ से आप फीसें पूरी कर सकें। तो ये ट्रांसपेरेंसी बात है। अगर मुझे पता है कि यार मेरे पास इतने फंड्स हैं, तो मैं ये क्यों करूँ ना रिस्क। फिर मसला ये भी कि इसमें लोग मतलब मैं वही बात है कि मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा इस पे, लेकिन बात ये कि इसमें लोगों के साथ फिर स्कैम हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कैश पे काम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप जिससे काम ले रहे हो। स्टूडेंट ऐसे है कि वो किसी को क्लेम नहीं कर सकता, और जो पीछे बहुत फंसा हुआ स्टूडेंट, पीछे कंपनीज रन कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी ट्रीट करें। तो मैंने आपको बात की ना कि मुझे सिक्योरिटी में 2 महीने बाद एक इंसान का बंदा मिला, और वो बंदा वाकई में कहता हूँ खुदा खौफ वाला बंदा था। उस बंदे को मेरा आज भी सलाम है, और वो बड़ा मुझसे प्यार करता है, बड़ी मेरी इज्जत करता है। तो इंडियन बंदा है वो, तो मेरे उससे बड़े पैसों के मामला भी चलते रहते हैं। कुछ मैं इंडियन ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हो, मैं उससे कहता हूँ यार इंडियन इधर पैसे भेज दे, मुझसे इधर ले ले। तो बड़ा अच्छा मेरे से उसके साथ में व्यवहार रहा है, सही है, क्योंकि मैंने काम किया उसके साथ। या देखो, मैंने एक ना अर्ली एज में एक चीज सीख ली थी, मुझे मेरे वाले साहब ने सिखाई थी, या किसी को अपना कर लो या किसी के हो जाओ, ऑल इन करो जो भी करना। ऐसे ना करो कि मैं आपको भी चला रहा हूँ, इसको भी चला रहा हूँ, उसको भी चला रहा हूँ, खुद को भी चला रहा हूँ। तो वो जो चलाने वाला काम है ना, एट दी एंड आप किसी के नहीं रहते हो। काम कर रहे हो, ऑल इन होए करो। जब तक जरूरत थी मैंने किया। मैं सिक्योरिटी में ज्यादा पैसे कमा रहा था यार, मैं सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था,
कोई टैक्स नहीं पे करता था, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था। लोग सिक्योरिटी में बहुत पैसे कमाते हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल ऐसे पैसे में बरकत नहीं है। ही। मैं आधे पैसे कमा रहा हूँ अपनी असल जॉब पे जो फुल टाइम कर रहा हूँ, उसमें बहुत बरकत है। सिक्योरिटी वाले पैसे में वो एक टाइम तक जरूरी था फीसिस देनी थी यार। यूनिवर्सिटी आपके सर पे है, आपको रोज ईमेल आ रही है, आपने फीस पूरी करनी है, आप किसी से लोन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैंने फिर फीसें किस तरह पूरी की, मैंने कमेटी डाल ली थी, दो कमेटियां मैंने डाल ली थी। मेरे सारे कजन यहाँ पे, हम कजन ने आपस में कमेटी डालते थे, उन्होंने मुझे भी ऐड कर दिया था। मैंने आपको बताया ना मेरा एक ट्रस्ट और एक बार प्यार सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रहा, तो उन्होंने मुझे ऐड कर दिया था कमेटी में। उन्होंने मुझे दूसरी कमेटी दे दी थी, या तो फीस दे ले। फिर वो मैंने कमेटियां आफ्टर डिग्री तक मैं कमेटी देता रहा हूँ। ये 2-3 महीने पहले कमेटी खत्म हुई है। सही है। इस तरह करके मैंने फीस उतारी है, लोगों के लोन उतारे हैं। और फिर जब ड्यूरिंग सिक्योरिटी भी मेरे में एक ही कुड़न थी यार, मैंने एज सुन एज पॉसिबल इसको छोड़ना है। अच्छा। मैं इसके लिए नहीं हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत है, मैंने इस पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि मैं वेस्ट हो रहा था यार। मुझे अपने पोटेंशियल का पता है, मैं वो इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि रिग्रेट कर सकता हूँ। मुझे रिग्रेट था इस हद तक यार कि मैंने जब तक मेरी डिग्री खत्म नहीं होती, मैंने बिफोर डिग्री मतलब उसी टाइम लाइन में जब मेरी डिग्री खत्म हो रही है, मैंने इससे जान छुड़ानी है। क्योंकि इसमें आपका जो लोग कर रहे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। आपने कभी की है? नहीं, मैंने सिक्योरिटी कभी नहीं की। तो आपका पोटेंशियल, मैंने कभी कार्ड ही नहीं बनवाया, मतलब वो सिक्योरिटी कार्ड ही नहीं बनवाया। आपका पोटेंशियल जीरो हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना आपकी जो स्किल है ना उन पे कैप लग रही है, आपको नहीं फील हो रहा होता। मतलब आप काम ना करने की आपकी बॉडी आदि बन रही है, माइंड आदि बन रहा है, और पैसे आपको आ रहे हैं, और वो पैसे आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो आपके साथ एंगेज हैं। तो उस लूप होल से निकलना फिर इतना टफ हो जाता है कि बंदा कहता है यार ये चल रही है, इसी को चलाए रखा, चल तो रही है ना। मेरे अपने, और पैसे भी अच्छे हैं ना, बात ये है सारी कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं। मेरे अपने कजन है यहाँ पे PSW पे सिक्योरिटीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, उनके गोल्स डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आपकी वंस अगर डिग्री हो गई है सो यू शुड गो फॉर योर प्रोफेशनल कैरियर। यार आप कैरियर पे अपने इन्वेस्ट करें, अपने कैरियर को देखें। इसलिए नहीं कि पैसे कमाने हैं यार, पैसे ठीक है सारी जिंदगी कमाने हैं, दुनिया में आए हैं तो यही करना है। पैसे तो ये तो रुकने वाला प्रोसेस ही नहीं है। जिस तरह एक सांस लेना ना हमने, ये कोई आपको बताएगा नहीं कि यार नजम तूने सांस लेना है। नजम को पता उसने जिंदा रहना, तो सांस उसने भरते दम तक, जब तक उसका आखिरी टाइम देखा उसने सांस लेते रहना। तो पैसे तो कमाने हैं, ये आपने मुझे नहीं बताना, मैंने आपको नहीं बताना। लेकिन उस पैसे के साथ बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो एक दफा टाइम गुजर गया आप दोबारा उनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं आप, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, और उनके पास नहीं होता इतना बजट कि यार वो इतने पैसे करके माँ बाप का कुछ भी, लेकिन माँ बाप फिर भी चलो बेच कोच के कुछ भी करते हैं और वो उनको बाहर भेज देते हैं। What do you say about those people जो they want to explore यहाँ की लाइफ, चाहे वो कहीं की हो, UK हो, यूरोप साइड हो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उनकी अप्रोच किस तरीके से करें? अगर वो बाहर निकलना चाह रहे हैं तो क्या रास्ता अख्तियार करें, वो क्या उनको करना चाहिए? और दूसरी चीज़ ये कि बहुत कंफ्यूज्ड यूथ है हमारी, बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर है जो हालात हमारे, जो पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे, उसकी वजह से वो ना कोई फ़ैसला ले पा रहे हैं कि यार फ्यूचर, एक तो इतना कंफ्यूज्ड है उनका, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, उसकी वजह से लोग बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेस में शिकार हो चुके हैं। अब वो फैसला लेना चाह रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 90% अगर आप पूछेंगे ना अभी जाकर लोगों से, तो वो बोलेंगे यार हमें बाहर जाना है, लेकिन बाहर के लिए रास्ता उनको नहीं पता भी कि यार उनके पास एक तो वीज़ाज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे यूके में ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, इनोवेटर वीज़ा है, स्टार्टअप वीज़ा है, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा है, PSW तो चलो आप स्टूडेंट के बाद लेते हैं, लेकिन इस तरह से आपके पास 8-10 तरह के वीज़ा है। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से अप्रोच करें उसको कि वो वीज़े की इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में हर जगह जाकर उनको थ्रू इंटरनेट आप एक्सप्लोर करें, या क्या करना चाहिए उनको? क्या आपकी राय है? ये देखिए ना, नो डाउट वहाँ पे बहुत सा टैलेंट है जो एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। लेकिन समहाउ जो स्टिल जो वहाँ करने वाले हैं ना, रास्ता निकाल रहे हैं, वो खुद ही रास्ते वहीं से, किसी के पास पैसे नहीं होते, कुछ लोग लोन लेते हैं, कुछ अपने बेस्ट जो रिसोर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, अपनी जायदाद बेचते हैं, ज़मीनें बेचते हैं,
माओ के जेवर बेचते हैं, क्योंकि वो सब अपने साथ सीरियस होते हैं, वो रिस्क लेते हैं अपने में। अब जिन लोगों की आप बात करें, जिन लोगों को रास्ता नहीं पता, वो खुद उनको आता क्या है? कुछ भी नहीं आता लोगों को। ये गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी है पाकिस्तानी की, उन्हें कुछ आता है। मुझे भी गलत फहमी थी, मुझे कुछ आता है। जिनको आता है उनको पूछने की जरूरत भी नहीं है, वो अपना रास्ता बनाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले होते हैं। हमारे लोग ना अपॉर्चुनिटी के इंतजार में बैठे रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे आके नॉक करेगी, नजम साहब आए, मैं लेने आई हूँ आपको। ऐसा कोई सीन नहीं है। लोग वहाँ पे क्या सोच है, मैं बहुत मेहनती, बाकी मेहनत करनी है। किसी ने बताया यार बाहर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी है। मैं तो बहुत मेहनती है पाकिस्तान च, बाहर आगे मैं तुरा पड़ता वहाँ। मतलब आपकी डायमेंशन ही गलत है यार। क्या क्या होता है यहाँ पे आके? आप वहाँ पे लोगों को देखो, हर चीज इंटरनेट पे है, हर चीज पड़ी हुई है। मतलब लैपटॉप खोलो, मोबाइल खोलो, सब कुछ पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, हर प्रोसेस पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। पढ़ना गवारा करता है कोई? कितनी परसेंट वहाँ पढ़ना गवारा करती है? कोई पढ़ना गवारा। वो यही होती है कि यार नजम तू मुझे बता दे, तू भी होके आया, तू बता दे कैसे तूने करना है। तो यार आपको अपना एक पोटेंशियल, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ आपने कंज्यूम करना है, नहीं तैयार हम। 30 साल तक के हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। यार जब टेक अवे स्टार्ट किया था, 15 14 साल के बच्चे थे, मुझे मेरे अंदर से गुजर जाते थे वो अपने पाकिस्तानी यहाँ के जो बोन थे। वो मेरे अंदर से गुजर जाते थे, मैं उन्हें आपको काट के खा जाए। मैं उन्हें देखता था, वैसा मुझे एक टाइम पे आके रियलाइज भी होता था कि यार ये मेरी ईगो हर्ट होती थी, लेकिन मैं सोचता था यार कितना पीछे हूँ मैं। 27 साल का मैं हूँ, ये भी 14 साल का। ये 2 दफा मुझे बेच दे चलते हुए और मुझे पता भी ना लगे। ऐसा ही है। तो मुझे ये रिग्रेट हुआ कि मैं तो बहुत लेट आया हूँ। मतलब मेरी जिंदगी का जो एक टाइमलाइन था ना, जिसमें आपका एक पैमाना इतना खुला होता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, तो वो वाला पैमाना एक टाइम पे आते आते ना वो नैरो होता रहता है, जैसे जैसे आपकी एज ऊपर जाती रहती है ना, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज वैसी नहीं रहती। जो आप टीन एज में थे वो आप 30s में नहीं हो, जो 30s में वो 40s में नहीं रहोगे। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हम लोगों का जो इगोइस्टिक बिहेवियर है ना, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी रेजिस्टेंस उनकी ज़िंदगी में, उनकी कैरियर डेवलपमेंट में ये इगोइस्टिक बिहेवियर है। किसी का आपस में रोड पे कभी एक्सीडेंट पाकिस्तान में देखा है? कभी कुछ हो जाए, लोग फ्रस्ट्रेट इतना है कि वो अपनी मैं में आके कत्ल कर देते हैं। मतलब एक इंटेलेक्चुअल, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिसीजन करने होते हैं वहाँ पे इमोशन ले आते हैं, जहाँ पे इमोशन से सोचना होता है वहाँ पे वो ट्रेड करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल सिस्टम की गलती है, लोगों की गलती है। ये मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ जब तक आप नहीं बदलोगे, मैं नहीं कहता देखो कि मैं पूरा सिस्टम बदल दूंगा, सिस्टम मैं बदल नहीं सकता, मैं एटलीस्ट अपने आप को तो बदल सकता हूँ। तो मैं अपने से कोशिश करके अपनी, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली और अपना जो क्लोज सर्कल है उनको तो मैं गाइड कर सकता हूँ ना, उनके लिए तो एग्जांपल सेट कर सकता हूँ। यार मसला पता है क्या है? मसला ये कि हम लोग आपस में एक दूसरे के घरों में झांकने से हमें फुर्सत मिले तो कुछ तो हम आगे कुछ बढ़े ना। हमारे गॉसिप से खत्म नहीं होते हैं, यही मसला है। हम साया की तार पे डले उसकी औरत के कपड़े देख के तो हम बातें कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, वो हमारे माइंड में फैंटेसीज बना रहा होता है, तो हम लोगों ने क्या करना है? तो एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज हम लोग सेक्सुअली डिप्राइव हैं। सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी कौम, ठीक है, आपका फेथ, आपका मजहब अपनी जगह, मजहब को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो, हम लोग सेक्सुअली डिप्राइव हैं बहुत ज्यादा। एक नीड है ना, मुझे भूख लग रही है, मेरा पेट भरा हुआ नहीं होगा ना, मैं आपके साथ पॉडकास्ट नहीं कर सकता। मुझे वो एक बार एक भूख तंग करेगी, अंदर से तंग करेगी। हम लोग सेक्सुअली डिप्राइव इतने ज्यादा है कि हमारा ना फोकस काम पे है, किसी चीज पे नहीं है। तो उसको खत्म किस तरह किया जाए? यार खत्म, देखो माशरे में चीजें इस तरह बन गई हैं, स्टैंडर्ड ऐसे सेट हो गए हैं, जब तक वो नहीं होंगे, आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सेट होता है? कौन सेट होता है? कौंसल के घरों में रह रहे होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। मगर मसला पता है क्या, ये चीज लाई भी तो वेस्टर्न कल्चर ही है ना यार, वेस्टर्न कल्चर ही लाई है, लेकिन ये चीज और हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हम देखें, हम यहाँ बात आई थी फिर मजहब की, कि हमारे मजहब में आप मजहब को बीच में ले आते हो कि यार, तो मजहब में भी तो हमारी एक टांग इधर है, एक टांग इधर है। हम मजहब को यूज करते हैं जहाँ से हमारा फायदा है। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, वही हम मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मुनाफक और सबसे जो एक आप क्या ले हराफा कौम है ना, वो पाकिस्तान की है। मतलब हमारा, मुझे 4 पैसे मिले ना, मैं अपने बाप को भी बेच दूं, हम इस तरह की कौम है। ये हो रहा है
क्योंकि हम पे इस तरह से एक सर्कस्टर से इस तरह बना दिया गया है कि हमारा दिमाग सोच ही वही चीज रहा है। और इस लूप होल से किस तरह निकलना है, मतलब मुझे नहीं नजर आता कि यार कि आने वाले 50 साल में भी हम निकल सकेंगे। एजुकेशन, जो लोग समझदार हैं वही वो मुल्क से निकल रहे हैं, क्योंकि वहां रह के आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। मैं ये नहीं कहता यार मुल्क बुरा है, वो मुल्क बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज आपको दी है उसमें। किसका दिल करता है अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के आने का? यहाँ पे क्या मतलब मेहनत कर रहे हैं तो क्या हमारे इमोशंस नहीं है? लोग कहते हैं कि यार मैं बैठा गालियां दे रहा हूँ पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान को कंपेयर कर रहा हूँ। यार मेरा ये बस नहीं चल रहा कि मैं आप लोगों के सामने चीजें ट्रांसपेरेंट रखूं कि यार हम बहुत लेट हो रहे हैं। अगर दुनियादारी भी करनी है तो सही तरीके से करो, ताकि एटलीस्ट अब देखो यहाँ पे आपने इस्लाम को ऊपर लेके आना, मुस्लिम उम्मत को ऊपर लेके आना, तो आपने अगर अपने कंपटीटर को डिफीट करना है तो उसके लेवल पे तो आगे डिफीट करो। सही बात है। वो बंदूकें चलाते रहे तो तुम तलवारें लेके आते रहो, तो ऐसे तो जंग नहीं हो सकती। तो वो इस टाइम टेक्नोलॉजी में कहाँ पे है, उनके सिस्टम कहाँ पे है, और हम कहाँ फंसे हुए हैं। हमारे माशरे से सेक्सुअल हरासमेंट खत्म नहीं हो रही है, रेप खत्म नहीं हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी खत्म नहीं हो रही है, औरत के हकूक नहीं खत्म हो रहे। मतलब या तो आप अगर इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाएं तो उधर तो आपको पता भी नहीं है कितने रेप केसेस जो हैं वो ऑन टीवी आते ही नहीं है, और कितने तो आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हम कभी जान छुड़ा नहीं सकते मेरे ख्याल से। या तो हमारी आवाम को वही मसला है कि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है यार, एजुकेशन की नो डाउट बहुत ज़रूरत है। लेकिन देखें नजम भाई, बात बोला क्या है, जो इस टाइम हालात बन गए हैं ना उस मुल्क के भी, इसमें ओवरऑल सिस्टम भी खुद जिम्मेदार है, इंडिविजुअल बंदा भी खुद जिम्मेदार है। तो मैं तो हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ वंस इन अ वाइल खुद को मौका दो, खुद पे रिस्क लो, एटलीस्ट एक बाहर आके जिंदगी देखो। हाँ, भले ही वापस चले जाओ वो यार, लेकिन वो पर्सनैलिटी जो आपकी डेवलप करेगी ना, वो डिफरेंट होगी। मतलब आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको पता लगेगा यार, आप बहुत कुछ। आप देखो एक कॉमन सी चीज है, यहाँ पे टाइम नहीं है, इधर आके आपको पता लगा पैसा कमाना आसान है, पैसा है जैसी भी आपकी हैसियत है, जैसी मेरी हैसियत है, पैसा है, गाड़ी भी है, रहने को जगह भी है, खा भी रहे हैं, टाइम नहीं है। 1 मिनट भी आगे पीछे करेंगे पूरा दिन जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यूं निकल जाता है टाइम। वो अगले दिन पे डलेगा, बैकलॉग में चीजें आती रहेंगी, पीछे जाते रहोगे, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन में आओगे। पाकिस्तान में सिर्फ टाइम है और कुछ भी नहीं है, और टाइम इतना है कि आप हमसाये के घर पूरी चाती मार रहे हो कि उसके घर क्या बना हुआ है, उसकी बुढ़ी ने क्या पहना हुआ है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मतलब खुद की प्रोडक्टिविटी को हमने इतना माइनस में ले गए हुए हैं कि प्रोडक्टिविटी हो रही है इवल सेंस में। तो अब जो समझदार है ना, जो आपने बात की थी कि वो कैसे निकले, जो समझदार है ना, जिनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी आती हैं, उनको जरूरत नहीं है पूछने की। ये जो पूछने वाले हैं ना, इनको खुद कुछ नहीं आता, ये खुद कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक मशवरा लेना, गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, सुन्नत है, मैं आपसे मशवरा ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि यार मुझे पानी की प्यास लग रही है, तो मुझे उस चीज पे आपसे मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। मैं उसको खुद भी जो है ना, अपनी अक्ल अल्लाह ने मुझे दी है कि प्यास लग रही है तो मैंने पानी पीना है, ठीक है, वो पानी से प्यास बुझानी है, तो आप कर सकते हो। अगर आप इस पे भी बैठे रहो, आप सेम लाइफ यहाँ पे जॉब पे आ जाओ, जहाँ पे जॉब के क्या हालात नहीं मिलती, ठीक है। पाकिस्तानी कम्युनिटीज के 100 बंदों का आप सर्वे कर लो, 99% को जॉब नहीं मिलती यहाँ पे। लेकिन मैं कहता हूँ जिस बंदे को कुछ आता है, जिसकी अप्रोच एक स्पेसिफिक है, उसके लिए 1 नहीं 1000 रास्ते हैं। जॉब पोर्टल भरे पड़े हैं, रिक्रूटर भरे पड़े हैं बंदे प्लेस करने। तो यहाँ पे आकर स्टूडेंट को, मैं अगर बात करूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है ना, चलो उसने 1 साल गुजार लिया, अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। अब डिग्री कंप्लीट करने के बाद इन द मीन टाइम वो उस टाइम पीरियड में वो अप्लाई करता रहेगा कि भाई मुझे कहीं से जॉब। पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे रिक्रूटर जो हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो ड्यूरिंग द दैट पीरियड जिसमें आप स्टडीज़ कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, उसमें तो आपको वो हायर करेंगे नहीं, क्योंकि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को मेरे नहीं ख्याल कोई हायर करता है। अगर करते भी हैं तो या तो वो बहुत एक्स्ट्रा एफिशिएंट होते हैं। बहुत लिमिटेड सी फील्ड है जिसमें पार्ट टाइम जॉब की सेंस बनती है। अच्छा, मेरी जॉब इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री वाला बंदा कभी पार्ट टाइम नहीं रखेगा, क्योंकि इंडस्ट्री इज अ काइंड ऑफ जॉब कि मुझे वहां पे ट्रेनिंग होनी है, मैंने उस सिस्टम का हिस्सा बनना है। बस मैं उस सिस्टम से आगे पीछे होऊंगा तो बैकअप पे मुझे एक बंदा चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, ठीक है। अगर मतलब मैं वहां पे पार्ट टाइम जा रहा हूँ, वहां पे मेरी एक जगह नहीं बनती पार्ट टाइम, वो जॉब की डिस्क्रिप्शन ही नहीं है पार्ट टाइम वाली, सही है। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें पार्ट टाइम बंदा रखते ही नहीं, और बहुत सारा एम्प्लॉयर है
जिसकी पॉलिसी अपनी ये होती है उनको स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट वीज़े पे जो बंदा है उन्होंने रखना ही नहीं है। ये जो बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट वीज़े पे अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है वो आपसे आगे बगली बात नहीं करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट हमें स्टूडेंट चाहिए ही नहीं है, स्टूडेंट वीज़े वाला बंदा ही नहीं चाहिए। राइट टू वर्क या तो आप PSW पे हो या तो आपको वीज़ा सॉर्टेड हो। लेकिन देखें, अप्लाई करना ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको स्टेट ऑफ रिजेक्शन आएगी। मतलब आपने एक दफ़ा अप्लाई किया, आपको रिजेक्शन आ रही है, आप अप्लाई करी जा रहे हो, रिजेक्शन आई जा रही है, और रिजेक्शन एक एक करके इकट्ठी होकर माइंड में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। आपको एट द एंड लग रहा है मैं फारग हूँ, मुझे कोई भी नहीं रखेगा। गलत जगह अप्लाई करते रहोगे, रिजेक्शन ही आएगी। ड्यूरिंग स्टडीज आपने अप्लाई कर लिया, आपको पता होना चाहिए मुझे जॉब नहीं मिलनी, मुझे पता है ड्यूरिंग स्टडी मुझे जॉब नहीं मिलनी। आपने ड्यूरिंग स्टडीज करना क्या है? मुझे पता, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, क्वालिटी में मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ड्यूरिंग स्टडीज 6 महीने पहले जून जुलाई से मैंने मार्केट में कनेक्शन बनाना स्टार्ट किए। सही। मैंने लिंक्डइन पे अपनी लाइक प्रोफाइल वाले लोगों को ऐड किया, उनकी प्रोफाइल रिव्यू की, मैंने कंपनीज देखी कि यार यहाँ पे जो क्वालिटी इंजीनियर है, जो मैं पाकिस्तान में एज अ क्वालिटी इंजीनियर ऑटोमोटिव में करता रहा हूँ, इधर के जो ऑटोमोटिव में क्वालिटी इंजीनियर्स है, क्वालिटी का सेक्टर है, किस तरह रन हो रहा है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है उनकी, सैलरी रेट क्या है, कौन सी सिटी यहाँ में सैचुरेशन है, कहाँ पे मतलब मुझे अप्लाई करना चाहिए। ओवरऑल स्कैन किया एक तरह से। मैंने स्कैन करके इनसाइट्स बनाए, रिटन इनसाइट्स बनाए। यार मैं आज भी ओल्ड स्कूल हूँ, मैं कागज पेंसिल पे लिखता हूँ, लोग नोट्स बना लेते हैं, ठीक है नोट्स आपकी मर्जी जहाँ मर्जी, मुझे मजा आता है कागज पेंसिल पे चीजें लिखने का। मैंने अपने नोट्स बनाए, मैंने डायरियां काली की हैं अपनी, ठीक है, मैंने नोट्स बने, और एट द एंड मतलब उन चीजों से मैं कहाँ पे आया हूँ कि मेरे साथ मेरे रेलेवेंट रिक्रूटर ईमेल पे और फोन पे हैं। इधर के गोरे रिक्रूटर 8 रिक्रूटर मेरे साथ फोन पे हैं। फिर एक टाइम ये आ गया था कि जब मेरी जॉब डिग्री मेरी खत्म। अच्छा, ये एजेंसीज हैं या फिर ये? नहीं, यहाँ पे सीन ऐसे होता है, पाकिस्तान में होता है कि एक ही HR रखा हुआ कंपनी ने। हाँ। उसने सैलरी भी बनानी है, उसने नए बंदे भी हायर करने हैं, पुराने भी उसने चेक एंड बैलेंस करने हैं, हाजिरियां भी सबकी मैनेज करनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सीन ऐसे है कि हर एक कंपनी का HR डिपार्टमेंट जो है ना, तो वो उनके अंदर के स्टाफ की मैनेज करता है, लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए आउटसोर्स किया होता है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट नाम से रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, हर फील्ड की रिक्रूटमेंट कंपनी है। तो आप एक कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरी जो कंपनी है उसने आउटसोर्स किया हुआ है एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को जो मैकेनिकल इंजीनियर हायर करती है। तो वो आगे कंपनी ने उनको एक JD दे देनी है कि हमारे पास ये पोजीशन है, तो वो उस पोजीशन पे रेलिवेंट बंदा जो कि पहली गो में पास हो जाए, वो उनके सामने ला के रखेंगी। एट द एंड क्या मकसद है? टाइम लॉस जीरो करना है। कि एक कंपनी ने 50 बंदों का इंटरव्यू करना है, 50 में से एक फाइनल करना है, रिक्रूटमेंट एजेंसी उनके लिए उनको पे कर रहे हैं, वो परफेक्ट बंदा ला के उनके सामने रखेंगे, 1 या 2 में बंदा फाइनल हो जाता है। तब वो एट द एंड मेरे साथ क्या हुआ था कि वो जो रिक्रूटर थे यहाँ के गोरे रिक्रूटर मेरे साथ ईमेल पे, मेरे साथ फोन पे नहीं आते, मेरे साथ फोन पे थे एट द एंड के। मेरा इतना अच्छा कनेक्शन था कि यार वो मुझे कॉल करते बोलती थी कि लीड्स में ये रोल आया, ये सैलरी है, तो है अमाउंट प्लेस करो। इंटरव्यू फिर प्लेस किया, फिर इंटरव्यू की तैयारी करवाती थी मुझे, मॉक इंटरव्यू करते थे मेरे साथ। अब ये चीजें मैंने ये कुछ 6 महीने के टेन्योर में, इनकी फीस नहीं, ये फीस नहीं होती इनकी, जो मतलब किसी। लेकिन मैंने सुना है इनकी मंथली कोई 300 पाउंड 400 पाउंड से लेते हैं। नहीं, वो 2 डिफरेंट सिनेरियो है, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा। अभी ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो मार्केट में जॉब प्लेस हुई है, आप जैसे इंटरव्यू खोलते हो ना, उसमें 50 जॉब आ रही है क्वालिटी इंजीनियर की, ठीक है। अब 50 जो जॉब्स आ रही हैं, उन 50 जॉब में से खुद बहुत कम हुआ जो खुद कंपनी डायरेक्ट हो, बाकी कंपनी ने रिक्रूटर को दिए हुए हैं कि ये पोजीशन ओपन है, इस पे बंदा प्लेस कर दो, तो वो बंदा ढूंढेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको कमीशन मिल रहा होता है, उनको सैलरी मिल रही है, इस बात पे कि उन्होंने बंदा ढूंढना है, वो उनकी लालच होती है। मैं रिक्रूटर हूँ ना, मुझे लेट्स सपोज KPMG ने कहा कि मुझे ये अकाउंट CA चार्टर्ड बंदा चाहिए इस प्रोफाइल का, इस लेवल का, तो मुझे वो कमीशन देगा, मुझे वो पे कर रहा है कि मैंने ये बंदा प्लेस करना है, तो मैं बंदा पूरे UK में बंदा ढूंढूंगा, मैंने वो बेस्ट बंदा ढूंढना है, ढूंढ के मैंने उसको प्लेस करना है, बंदा जैसे प्लेस हो जाएगा मुझे मेरा कमीशन मिलेगा, और बड़ा अच्छा कमीशन होता है। वो कमीशन होता है उनकी एनुअल सैलरी की कुछ परसेंटेज होती है, वो कमीशन बड़ा अच्छा होता है। तो उन रिक्रूटर के साथ डायरेक्ट हुआ, तो अब उनकी लालच है, उन्होंने प्लेस करना राइट बंदा, तो वो मुझे कंसीडर करके मुझे मेरी ट्रेनिंग करते थे। यार स्टार्टिंग में इंटरव्यू था ना, टांगे कांपती थी मेरी पहले इंटरव्यू पे, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मैं ये सोच गया था मुझे सब बात है, ठीक है। मेरा ये था कि मसले कोई नहीं है, मैं मेरे आगे बात करे। वहाँ 4 बंदों के आगे इंटरव्यू देने में ना टांगे कांप रही थी मेरी, मुझे समझ ही पसीने आ रहे थे कि यार ये क्या चल रहा है।
तो ये हमें आता है। सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मेरी कुछ उसने तैयारी करवाई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसने मेरे पूरे एक साइकोलॉजी, उन्होंने पूरा अपना एक नोट्स बनाए होते हैं यार, प्रॉपर नोट्स बनाए होते हैं। जब आप उनको पढ़ते हो आपको पता लगता है क्या क्या चीजें आपकी जज हो रही होती है ड्यूरिंग इंटरव्यू। हमें नहीं पता होता कि आपके कौन से जेस्चर होते हैं, आपका कौन सी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग, आपका बोलना, आप किस चीज पे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज होता है। तो मेरी उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, उनसे मेरी एंगेजमेंट चलती रही, कर करा के मुझे 8-10 इकट्ठे इंटरव्यू जो है ना, मेरे 10 स्टेट में इंटरव्यू रिजेक्ट हुए हैं मेरे। और सम टाइम मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैं कहा यार एटलीस्ट इंटरव्यू तो आ रहे हैं। मैं जब लोगों को देखता था ना, उनको इंटरव्यू नहीं आते थे, मैं उन्हें कहता था यार, मतलब मैं दिल में सोचता था चलो मुझे इंटरव्यू तो आ रहे हैं ना, चलो सम हाउ मैं कुछ ना कुछ तो मुझे रिजल्ट, कोई मेरे इनसाइट्स जनरेट हो ही रहे हैं, अगर इंटरव्यू से मैं लर्न कर रहा हूँ। कर करा के फिर 11वें इंटरव्यू में मेरी जॉब हुई, पहला ऑफर लेटर आया। फिर पहले के बाद मुझे मीनवाइल 2 ऑफर लेटर और आ गए। एट द एंड 14 इंटरव्यू दी और 3 ऑफर लेटर थे मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह 3 ऑफर लेटर थे। और मैंने अपनी मर्जी की जॉब सेलेक्ट की। और मैंने अपनी मर्जी की जॉब ये शेफील्ड अली क्यों ली, क्योंकि ये सारे गोरे हैं। मेरा CEO जो है ना, मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग है CEO को। अच्छा। और वो बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और वो बड़ा पैशनेट बंदा है। यहाँ पे जो लोग देखते हैं ना, यहाँ का एम्प्लॉयर आपसे मांगेगा एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सनैलिटी। सही है। ठीक है, उसने नहीं देखना। बहुत कुछ जॉब्स ऐसी हैं रिसर्च वाली जिसमें आपकी डिग्री और आपका पेपर वर्क बहुत मैटर करता है। डिग्री मैटर नहीं करती यहाँ पे? या डिग्री मैटर करती है विद रिस्पेक्ट टू जॉब। बहुत सी जॉब हैं जिसमें मतलब आप कोई रिसर्च पे काम कर रहे हो, आप तो रिसर्च की जॉब में PhD जरूरी होती है। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको रिसर्च वर्क आता हो, कि आपने पेपर पब्लिश किया हो, कोई लिटरेचर रिव्यू पब्लिश किया हो। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, तो आपके पास यहाँ की डिग्री है या नहीं है, आपको जॉब मिलती है। यार मेरी डिसर्टेशन फेल थी, ठीक है, मेरे हाथ में ऑफर लेटर था, 2 हफ्ते बाद मेरी ज्वाइनिंग थी, डिग्री मेरी फेल है, मेरे एम्प्लॉयर को कंसर्न ही नहीं है कौन सी डिग्री, कौन सा मास्टर, कौन सी यूनिवर्सिटी, उसको कंसर्न ही नहीं है। ही डिडंट गिव अ शिट अबाउट इट कि यार तू क्या कर रहा है। उससे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस था, 2 इंटरव्यू हुए, और उसके बाद उसने मेरे आगे जो उसकी JD थी, जो उसको बंदा चाहिए था, वो मुझे काम आता है। मैं उसके काम पे फुलफिल हुआ हूँ। उसने कहा यार ठीक है, इवन दो के आपके यहाँ पे जो इंटरव्यू भी ले रहा होगा ना, सम टाइम वो बंदा स्कूल ड्रॉप आउट होगा, कोई डिग्री नहीं होगी उसके पास, क्योंकि उसने ये नहीं देखना। यहाँ पे हमें यही लग रहा होता है, हम देसियों को ना, पाकिस्तानियों को स्पेशली लग रहा होता है UK की यूनिवर्सिटी की आ गई है डिग्री, अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। ये तो बहुत पुरानी हमारी फिलॉसफी है ना, स्टेट अवे जाना है मैंने, ठीक है, बल्कि खुद आएंगे घर से लेने, सर ये गाड़ी है आपकी, ये आपको सीट दे रहे हैं, और करना क्या है, एक्सेल नहीं यूज करना आएगा, ठीक है। बाकी रेलेवेंट जॉब डिस्क्रिप्शन तो बहुत दूर है, एक कॉमन जॉब डिस्क्रिप्शन होती है एक्सेल। वो छोड़ दें आप, क्या वो कुछ भी आया उनको कि एक्सेल यूज करना नहीं आपको आएगा। और आप मतलब क्या इमेजिन कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। यार एक बात ना मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली सबको कहता हूँ, मैं जिसके पास काम कर रहा हूँ ना, या मैंने अगर किसी को अपने लिए काम के लिए रखा है, वो बंदा अपनी सैलरी खुद निकालेगा, खुद कमाता है। मैं अगर मुझे सैलरी मिल रही है ना 30, 40, 50 हज़ार, जितनी भी सैलरी मिल रही है, मैं खुद कमा रहा हूँ, मुझे मेरा एम्प्लॉयर नहीं दे रहा। जिस दिन एम्प्लॉयर को जेब से देनी पड़ेगी ना, वो मुझे कहेगा यार तो फारग है मेरे लिए। मुझे खुद प्रोडक्टिव होना है, मैं उसको 4 पैसे कमा के दे रहा हूँ, तो उन 4 में से वो कोई 1-2 मुझे देगा, ठीक है। अगर वो उसको जेब से हर दफा देने पड़ रहे हैं ना, और मैं किसी फायदे में नहीं आ रहा उसके, कौन रखेगा? सेंस नहीं बनती, लॉजिक ही नहीं बनती। आप एक बंदे को अपनी जिंदगी में ऐड कर लो जिसका आपको कोई फायदा ना हो, क्यों करोगे? आप पागल हो। मैंने अब जैसे घर रेंट पे दिया, 2 कमरे रेंट पे दिए, क्यों दिए? कि यार चलो मेरे एट द एंड एक्सपेंस जो है ना मैनेज हो जाएंगे। अब मुझे उनसे आना भी कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ कि ऐसे ही रह लो, अपनी जिंदगी में बंदे भी इंटीग्रेट कर लो, अपनी प्राइवेसी भी खराब करूँ, उनको बियर भी करूँ, और एट द एंड मुझे कुछ नहीं मिलना, तो मैं क्यों रखूंगा? मतलब इस बात में यहाँ पे ना हम लोग इमोशन में आ जाते हैं। एग्जैक्टली कि यार भाई नहीं ये रख ले, कुछ कर ले। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा फेवर मांग ले, यार छोड़ा ले यार। मतलब मैं कहता हूँ अगर अभी कोई आपके लिए इतना भी कर रहा है ना कि आपको छोड़ के कहीं ड्रॉप कर दिया, पिक कर लिया, बहुत बड़ा एहसान है आप पे। वरना यहाँ पे तो आप बहुत बड़ा एहसान पूछते भी नहीं है भाई। यहाँ पे भाई यार यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जानते करूंगा, आप मुझे काम करोगे मैं आपको मना कर दूंगा, ऐसा लोगों के पास टाइम नहीं है यार। इधर का सिस्टम ही ऐसा है। इधर का सिस्टम आपको खुद अनइंटेंशनली इंडिपेंडेंट करेगा, कि आपको पता कि यार मैंने जीना मरना खुद करना है। नया मैं यहाँ पे आया ना, एक ब्रेडफोर्ड में, आपको पता है ब्रेडफोर्ड की जिंदगी जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं थी।
मैंने सोचा था मेरी वहाँ पे आके कोई इंग्लिश अच्छी होगी, मज़ीद बड़ा गर्क हो गया था। ठीक है, ब्रेडफोर्ड में तो सीन डिफरेंट था। तो वहाँ पे आके ना मुझे एक बंदे ने बात की, उसने कहा यार कि ये ऐसा मुल्क है कि बाप का जनाजा पड़ा होता है तो सोचते हैं कि वीकेंड वाले दिन दफनाएंगे, जिस दिन छुट्टी होगी, टाइम नहीं होगा। मुझे ना उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी। मैं इतना बड़ा सियाना दाढ़ी वाला बंदा है, क्या बात कर रहा है। तो 6 महीने साल गुजरा, देन आई रियलाइज कि आप सही कहता है, यहाँ पे नहीं टाइम किसी के पास है। पाकिस्तान में हम ठीक है, हमारे कल्चर की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यार। हाँ ये बात है, यही मैं कहने वाला था। दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, उनके हार्ड टाइम्स में आसरा बनते हैं, लेकिन हम लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यार। मुझे ऐसा लगता है बहुत एक्सट्रीम है। अगर हम किसी के साथ इमोशनली अटैच है ना, हम हर चीज़ ख़त्म कर देंगे, इतने ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, मतलब अंधे हो जाएंगे। कोई दोस्ती है ना, मैं उस दोस्ती में अपने माँ बाप खराब कर दूंगा, माँ बाप से लड़ पड़ूंगा, अपनी चीज़ें बेच दूंगा, मतलब एक्सट्रीम पे चला जाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ डिसीजन इंटेलेक्चुअल लेवल पे आके देखने चाहिए। और जब मेरी किसी से कुछ खराब होगी तो मैं उसका ऐसा वर्का बांटूंगा कि मतलब उसका नाम भी मेरे लिए जो है ना, मैं उसका नाम भी अपनी सराउंडिंग में बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो कि हमारी फैमिलीज में होता है कि तू इन्हों नहीं मिलना, ठीक है, मैं तेनू मिल रहे हैं कि तू ओनू क्यों मिल रहे हैं। मतलब इसी रंडी रोने से नहीं निकल पाते हैं हम। हाँ सही बात है, सारी जिंदगी यही चलता रहता है कि तू ओनू मिले तो मैं तेरे ब्याह नहीं आवांगी, या मैं तेरे मरद में नहीं आवांगी, तू ओदे नाल है या ओनू रख ला। आपस में बहन भाई होते हैं, मैनू रख ला या तू ओनू रख ला। तो ये चीजें हमें किसने दी हैं? और मैं समझता हूँ कि इसमें मतलब हमारे कल्चर के साथ साथ हमारे बड़ों का भी बड़ा कसूर है यार। मसला पता है क्या है, मैं इस बात पे ये समझता हूँ कि हमारी जनरेशन जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रही है। बैलेंस इस तरह नहीं कर पा रही कि कुछ दीनदार हो जाते हैं, वो दीन क्या फॉलो क्या करते हैं कि भाई दीन बोलता है दुनिया तो फानी है, सब खत्म हो जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, तो वो क्या करते हैं अपना सब कुछ लुटा के जो है वो अपने दोस्तों में और इधर उधर खर्च हो जाते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्होंने सेंसिबल तरीके से फैसले लिए हैं, और वो फैसले इस तरह से हैं कि भाई वो अपने दीन को भी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी उस दीन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये वो लोग हैं जो अब की जनरेशन में जो खुद पे थोड़ा सा वर्किंग कर रहे हैं ना, मतलब जिस टाइम लाइन में हम है ना, हमारे लेवल पे जो अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रही है। इंजीनियर डॉक्टर अली मोहम्मद अली जो मिर्जा, मुझे बंदा स्टार्ट में नहीं अच्छा लगता था। वो इमली एतबार से जो इल्म के एतबार से उस बंदे का बहुत नॉलेज है, लेकिन एक एक्सप्रेशन के एतबार से ना मुझे स्टार्टिंग में उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी रूड लगती थी, ठीक है। तो लेकिन वो बंदा नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा, और इस लेवल की जैसे साहिल नदीम है और बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं। मतलब इस एज में जिस सर्कमस्टांसेस में जिस टाइम में हम चल रहे हैं ना, हमारे लेवल के जो लोग हैं ना वो बहुत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के लिए कि दीन दुनिया सब मैनेज करके चल रहे हैं। यार आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में एक हमारे पास तो मैरिड लाइफ का कॉन्सेप्ट ही गलत है। या तो लोग औरत को इतना सर पे बैठाया होगा, या तो औरत की जूती की नोक बनाया होगा, कोई जिंदगी में बैलेंस ही नहीं है। दोनों सिनेरियोज में माशरे में वो बंदा तंग ही हो रहा होगा, फैमिलीज में इशू भी चल रहे होंगे। मतलब एक मैरिड लाइफ की स्पेस नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। घरों के माहौल देख लो, वही खाना, सास ससुर बहू नंदे, मतलब घर के पिछले 20 साल 25 साल या 30 साल पुराना जो माहौल चल रहा था वो अब तक कंटिन्यू वही चल रहा। मतलब आप अभी तक उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सके कि मैंने अपने घर का एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट करना है, उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे रखना है। हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो आगे आने वाली नस्ल का कोई माइंडसेट हेल्दी क्रिएट होगा। लेकिन वो ना सब हम लमसम कर देते हैं, जो चीज़ें काउंटर करनी चाहिए वो हम ऐसे निकल जाते हैं, और जिन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए उस पर हमारे रिश्ते टूट रहे होते हैं। मतलब एक रिलेशन में, बरादरी में, फैमिली में कैप लग रही होती है, बाउंड्रीज बन रही होती हैं कि तू इससे बाहर सारी जिंदगी नहीं जा सकता। बाप मरता बच्चे को नसीहत कर जाता है कि तूने इससे सारी जिंदगी नहीं मिलना। तो मतलब जिन चीजों पे इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा है और मिसयूज हो रहा है इमोशन का, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है और जो अपकमिंग जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा काम में थोड़ा सा फोकस्ड है, अब ज्यादा फोकस्ड है। मैंने आपको बात कही है ना, जो करने वाले हैं ना वो कर रहे हैं। हाँ, वो इस सर्कमस्टांसेस में भी ऐसा कर रहे हैं कि यकीन करो आप उनकी मेहनत देखो ना। पाकिस्तान में भी ऐसे जो 4 घंटे सो रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली रन कर रहे हैं, और वहां बैठ के हमसे ज्यादा अच्छी एक लाइफ गुजार रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मतलब हमसे मुराद ये है कि बाहर आने वालों से ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं यार, वो भी वही रह रहे हैं। टाइम के साथ आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक टाइम था कि आप हाथ से मजदूरी कर रहे हो, लेकिन
मजीद हाथ से मजदूरी, मजीद 2 4 5 साल 10 साल आप हाथ से मजदूरी फारग नहीं कर सकते आप। यार यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोग भाई निकल जाते हैं, नहीं देखता कौन कोई पड़ा हुआ है, कुछ यार हुआ आप साथ वाली गाड़ी में मुड़ के नहीं देखते कौन बैठा हुआ है। वाकई ऐसे ही उधर तो आप घर तक अगले को छोड़ के आते हैं कि कहाँ तक जाना तूने, मैं घर तक। यार मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि वहां पे सीन ऐसे होता था कि मैं टाउनशिप में रहा हूँ ना, टाउनशिप की जिंदगी बड़ी एक आप कह सकते हो कि बैकवर्ड सी जिंदगी रही है टाउनशिप, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है, बड़ा कुछ सीखा वहां से। सही है कि एक 70 में बंदा जा रहा है ना बाइक पे मार्केट में, वो मतलब 70 वाला बंदा जो है ना वो आपकी जिंदगी से गुजर जाता है, कि वो ऐसे आपकी जिंदगी में छाती मारता है कि आपकी जिंदगी से होकर गुजर जाएगा, लोगों के पास इतना टाइम है। सही है कि मतलब वो राह चलते हुए भी ना अगले का पूरा एक्स्ट्रा करके उसके अंदर से होकर गुजर जाते हैं। मतलब अपने काम में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना लोगों की जिंदगी में इंटरेस्ट लोगों का डेवलप हुआ है। सही है। तो यार ये चीजें एट दी एंड ठीक ऐसे होनी है। आप सिस्टम मैंने खराब नहीं किया, आपने खराब नहीं किया, आप अकेले ठीक नहीं कर सकते, मैं अकेला ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं वही इनपुट अपनी स्पेसिफिक जो मेरी डोमेन है, जो मेरे राइट्स है, मैं अपने पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मुझे पता है मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, तो मुझे पता है मैंने नहीं करना, फिर आप सीधी राह पे ही चलोगे। मेरा बिलीव है कि यार मुझे वापस वो रिटर्न मेरी तरफ आएगा तो मैं नहीं कर रहा, मैं उसमें हैप्पी हूँ। मैंने अपना ही एक छोटा सा एम्पायर बना लिया है, मैं उसी में अपने रूल्स और रेसिपीज के साथ चल रहा हूँ, आई एम हैप्पी। मतलब अगर यही सोच हर बंदा डेवलप कर ले तो आई थिंक सो कि कुछ एक हो सकता है प्रैक्टिकल एक मजमूई अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है। लेकिन वंस इन अ व्हाइल मैं रिकमेंड सबको ही करता हूँ, यार आओ बाहर की जिंदगी देखो, बहुत जरूरी है। सही है, मतलब एक मोटिवेशन है आपकी तरफ से कि भाई हाँ आपको औरत की कदर आएगी, ठीक है, अपनी आप बीवी की कदर करोगे, माँ बाप की कदर करोगे, अपनी औलाद की कदर करोगे, ठीक है, अपने दीन से करीब होगे बहुत ज्यादा। आप जिंदगी में हम लोग अकेले होते ही नहीं है, जब तक आप जिंदगी में अकेले नहीं रहोगे ना आप अपनी रियल एग्जिस्टेंस से कभी नहीं मिल सकोगे। और अल्लाह ताला जो है ना वो दिखाता है, मतलब आपको एक ऐसी राह पे लेकर आएगा कि जिसपे आप ऑटोमेटिकली उसके करीब आओगे और बोलोगे कि यार मतलब कोई तो है ना, कोई तो है जो मुझे देख रहा है, कोई तो है जो मुझे, बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई तो है जो मुझे ये सब दे रहा है, ये चीज़ें मुझे राह से नहीं, मतलब कितनी ऐसी मुश्किलात हुई इन 1.5 सालों में जो मेरे ऊपर आई, और मैं शायद पाकिस्तान में था, मैंने उस तरह फरियाद भी नहीं की, लेकिन जिस तरीके से फरियाद मैंने यहाँ पे की और अल्लाह ताला से मैंने गुफ्तगू की, वो कहते हैं ना एक मुनाजात जो आप करते हो अल्लाह ताला से, ठीक है, वो जब मैंने की और उसके बाद जो मुझे उसका रिजल्ट मिला, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं दंग रह गया था कि यार वाकई हमारा इतना ही ईमान कमज़ोर है, हम तौहीद पे खड़े ही नहीं है। अगले 2 साल 3 साल 4 साल स्टूडेंट्स के लिए रेकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पे आएँ या फिर कहीं और भी अप्लाई करना चाहिए? यार एक बड़ी ना लेम सा एक लोग अप्लाई होता है यार, रिसेशन है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि दुनिया जब से बनी है रिसेशन ही चल रहा है, और जब तक ये है ना रिसेशन ही चलता रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे कंजप्शन है, लायबिलिटीज, आप अपने वेज मेरे ख्याल से खुद निकालते हो यार, तो निकालने पड़ते हैं हर जगह पैसा है। देखो हर जगह पैसा है यार, रिसेशन हर जगह। लोग कहते हैं, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि आज से मतलब हम अपने माँ बाप को कहते हैं या माँ बाप से कभी सुनी होगी कि उस दौर में ये चीज़ बड़ी आसान थी, किसी दौर में कुछ भी आसान नहीं, ठीक है। गुनाह करना हर दौर में ही गुनाह ही है, ठीक है। किसी के साथ ज्यादती करना हर दौर में ही उसके वही ड्रॉबैक्स हैं जो आज से 100 साल पहले थे, जो आज से 100 साल बाद भी रहेंगे। तो रिसेशन और ये बेरोजगारी, ये सारी चीजें रहनी, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को परफेक्शन पे बनाया ही नहीं है यार। तो हाउ कैन यू सपोज टू कि इस दुनिया में आप परफेक्शन को क्रिएट कर लोगे? नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें रहनी है। लोग पूछते हैं कि यार मैसेज, मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैसेज आते हैं, लोग पूछते हैं कि यार मेरा फलाना वहाँ पे है, तो मैंने उससे पूछा मैं वहाँ पे आ जाऊँ, तो वो कह रहा है कि नहीं आओ, मर गए लुट गए तबाह जिंदगी, मुझे आपका मशवरा। उसको बोलो आप भी आ जाओ ना अगर आप ऐसे कहते हैं मुझे, मैं किसी बंदे को बताऊँ ना कि यार पाकिस्तान में चीज़ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो मुझे स्पेशली जो टिकटॉक की बात है, टिकटॉक से मैं बहुत तंग हूँ यार। टिकटॉक मैं सिर्फ इस पे तो एक पूरी पॉडकास्ट लगे, मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मैं पब्लिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जिस्टेंस मैंने मेंटेन रखी हुई है, ठीक है। बाकी टिकटॉक की जो ऑडियंस का एक मेंटल लेवल है, सलाम है, बहुत बेहतरीन है वहाँ। मुझे या स्ट्रेट अवे गाली दे जाएगी आके, मतलब वहाँ पहन मेरी कमेंट में कर जाएगी आके स्ट्रेट अवे, मतलब ठीक, और अपने हैं सारे ना। तो दूसरा ये कि वहाँ पे आएंगे, तू वापस आ जा, तू भी बैठा वहाँ पे, तू वापस आ जा,
यार एक बंदा अगर आपको कोई सही बात बता रहा है ना, सच सुनना हमारी कौम को वैसे नहीं पसंद, ठीक है। आपने उन्हें बताया होगा ना यहाँ पे ऐसी चीज़ है, तो वो आपको देखेंगे अच्छा तू तो इन्हें कमा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई में करेंगे 12 से, तू महीने का इन्ना कमाना है, साल का तू इन्ना कमा रहे हैं, आप तू इतने प्रॉपर्टियां बना रहे थे, सानू तो मना कर रहे हैं ना, आप तू बैंगड़ियां फिर रहे हैं, सानू कह रहे हैं ना। वो मतलब उल्टा, वो मैंने एक रील भी पोस्ट की थी कि एक बंदा आपसे मशवरा मांगेगा, ठीक है, आप उसे देंगे मशवरा, आपने उसे मशवरा दिया कि यार नजम साहब ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, नजम साहब मुझे रिप्लाई में मतलब मेरे मशवरे में मुझे इंटरप्ट करके मुझे गलत साबित करके खुद को सही प्रूफ कर रहे हैं, तो यार मशवरा ही ना लो भाई, माननी भी नहीं है मेरी, लेकिन मशवरा भी मेरे से लेना है, ठीक है, और तू क्या भी गलत रहा है। तो यार ये वाला बिहेवियर जो है ना, ये फिर वही बात है, ये एक्सेप्टेबल पूरी दुनिया में नहीं है यार। ये इगोइस्टिक आपकी मटीरियलिस्टिक एक जो पर्सनैलिटी है, उसमें जितनी भी चीजें इगोइस्टिक बेस पे क्रिएट होती है ना, वो हमेशा आपको जो है ना उस ऐसे पोजीशन में ले आएगी कि वो आप नुकसान उठाओगे, ठीक है। खुद को ईगो को ही थोड़ा सा बैलेंस करके जो बंदा अपनी ईगो कंट्रोल कर लेता है ना, वो मेरे ख्याल से बहुत आगे जाता है। देखो सारी बातों का मकसद बना गया, आप भी उसी मुल्क से आए हो, मैं भी उसी मुल्क से आया हूँ, मेरी इंटेंशन भी यही है कि यार जो पीछे लोग हैं उनको अच्छी तरीके से गाइड कर वो कहीं ना कहीं अगर कुछ लर्न कर सकते हैं मेरी किसी बात से या आपकी किसी बात से, अगर वो कुछ सीख सकते हैं तो यार वो सीख के अपनी जर्नी एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करें। हर बंदा डिजर्व करता है, हर बंदा इधर आके BMW चलाना डिजर्व करता है, हर बंदा यहाँ पे एक प्रोफेशनल जॉब डिजर्व करता है, हर बंदा यहाँ पाउंड में कमाना डिजर्व करता है, बिल्कुल वेल सेड यार। लेकिन खुद की पर्सनैलिटीज में से इगोइस्टिक चीजें खत्म करो। मतलब ये जो मैं है ना, कि मैंने आपको कि बंदा कहता है यार ये काम कर दे और आप कहते हो यार मैं क्यों करूँ, ये मैं वाला काम जो है, डाउन टू अर्थ हो जाओ, डाउन टू अर्थ होकर कोई भी काम करोगे ना यार अपना रास्ता निकालता है यार, डेफिनेटली निकालता है। थैंक यू सो मच सुभान भाई आपके आने का। सर आपने जितना टाइम दिया और जो जो बातें बताई हैं उससे मैं खुद मोटिवेट बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। आवाम तो छोड़े ना, आवाम तो आपके चैनल पे आगे सर प्यार आपका, यकीन करें मेरी इंटेंशन सिर्फ यही होती है कि यार एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो जाए ना, उसमें फ़ायदा ही होता है, दोनों बंदों का फ़ायदा होता है। सही है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। आप यूके वाली सरकार के पास जाएं और इनसे और मोटिवेशन लें, या आपके इंस्टाग्राम पे जवाब देंगे। अब आपके पास जो है ना वो बढ़ने वाले मैसेजेस बढ़ने वाले मेरी पूरी कोशिश होती है मैं जवाब दूं, लेकिन मुझे एक लोग ना मैसेज आकर ना फिर बाद में क्वेश्चन मार्क भेजी जाएंगे यार, आहिस्ता आ रहा हूँ। सही है, क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं नहीं टाइम मिलता, लेकिन इंशाल्लाह यार आई ट्राई माय बेस्ट, मैं सबको रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नजम जैदी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।